आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी का 10वां लेसन। ठीक है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है ध्यान से समझिएगा। एक यात्री के नजरिए से भारत या फिर एक यात्री के नजरिए में भारत, यानी कि ये जो पाठ है ये पर्ल एस बक जी ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? पर्ल एस बक, जो कि एक महिला है, लेडी है, सुनिएगा ध्यान से, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था और जिनका पालन पोषण पली बड़ी कहां पर? चाइना में। कहां पर पली बड़ी बाबू? चाइना में। लेकिन जरा सोचिए, वह महिला भारत में घूमने आई है, भारत में यात्रा करने आई है, और भारत में घूमने के दौरान उन्होंने भारत को किस तरह से देखा, भारत में क्या क्या देखा, भारत में आने के बाद उनको कैसा लगा, हर एक एक्सपीरियंस उन्होंने इस चैप्टर में साझा किया। मतलब पूरा तो नहीं, बस थोड़ा सा उसका कुछ अंश है हमारे सामने कि पर्ल एस बक के नजरिए में अपना भारत कैसा है। ध्यान से सुनिएगा, बस चैप्टर वही है और कुछ नहीं है। सवाल ये उठता है, ये जो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज है, ये क्या है? ये कौन सा विद्या है? ध्यान सुनिएगा। ऐसे है नहीं, गलती नहीं करना, ध्यान सुनिएगा। आपके एग्जाम में अगर प्रश्न है तो याद कर लीजिए, ट्रेवलॉग। जो ट्रेवलॉग होता है उसका मतलब क्या होता है सर? यात्रा वृतांत। क्या होता है? यात्रा वृतांत, या ये एक प्रकार का मेमोरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? मेमोरी। मेमोरी समझ में आ रहा है ना? या आप इसको जर्नी रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? जर्नी रिकॉर्ड, यानी कि यात्रा करने के दौरान हम कुछ देख रहे हैं, उस चीज को लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जर्नी रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। मैंने 3 चीज बताई, याद रखिए। एक ट्रेवलॉग बोला, और एक क्या बता? जर्नी रिकॉर्ड बताया, और एक क्या बोला? मेमोरी बताया, यानी कि यादें भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पाठ को शुरू किया जाए। पाठ का मतलब क्या है बाबू? एक यात्री के नजरिए में कौन सी? भारत। ठीक है, पर्ल एस बक जी ने इस चैप्टर को लिखा है। यहां पर लिख दिया गया है अबाउट द ऑथरेस। क्या लिखा गया है सर? अबाउट द ऑथरेस, यानी कि लेखिका के बारे में। जो लेखिका कौन है? पर्ल एस बक। एक एक लाइन समझते चलिए, देखते चलिए, एकदम आसान है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि चैप्टर वो लंबा है। ठीक है, चलिए। जन्म होता है इनका 1892 में, और डेथ यानी मृत्यु कब हो जाती है? 1973 में। याद रखिए, पर्ल एस बक का जन्म कब हुआ था? 1892 में। मृत्यु कब होती है? 1973 में। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है नेशनलिटी, यानी नेशनलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता, यानी ये किस देश की है? अमेरिकन बाई बर्थ, यानी इनका जन्म कहां हुआ था? अमेरिका में। बट ब्रॉट ऑफ, क्या लिखा गया सर? ब्रॉट ऑफ, रेयर्ड इन चाइना बाई हर मिशनरी पेरेंट्स। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे बहुत चीज समझने वाला है। आयतन से वो तो नहीं, ग्रामर में चलते हैं। आपके ग्रामर में क्या देगा? ब्रॉड देगा, आगे चल के फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। याद रखिएगा, कहीं भी ब्रॉड आए ना तो आप चुपचाप ऑप्शन से क्या टिक कर दीजिएगा? ऑफ टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ब्रॉड ऑफ का मतलब होता है पालन पोषण करना। इसका एक शुद्ध हिंदी है, समझ में आया? जिस तरह लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, उसी तरह ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना। याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है। ब्रॉट करके आगे फिल इन द ब्लैंक्स करेगा, ऑफ टिक करके आना है। क्या टिक करके आना है? ऑफ। ठीक है सर, तो ये तो हो गया व्याकरण का बात। तो यहाँ पर समझिएगा, लिखा गया है इनका पालन पोषण चाइना में हुआ था, और इनके जो पेरेंट्स थे वो मिशनरी थे। मिशनरी का मतलब क्या होता है पता है? जो धर्म उपदेशक होते हैं, जो धर्म प्रचारक होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है सर? तो मिशनरी बोला जाता है। याद रखिएगा, यानी इनके माता पिता धर्म प्रचारक थे, तो जाहिर सी बात है अमेरिका से किसी अलग अलग देश में जाते होंगे धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इनका पालन पोषण कहां पर हुआ था? चाइना में हुआ था। वो भी कैसे माता पिता? तो मिशनरी पेरेंट्स। किनके? पर्ल एस बक के। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रोफेशन, इनका प्रोफेशन क्या क्या रहा? पेशा क्या क्या रहा? तो ध्यान से सुनिएगा। टॉट इन अ चाइनीज यूनिवर्सिटी, ये चाइना के यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। क्या करती थी सर? पढ़ाती थी। यहाँ पे राइटर यानी कि एक लेखिका भी है। नॉन फॉर ट्रेवलॉग एंड मेमोरीज, ये यात्रा वृतांत और यादें यानी मेमोरीज का मतलब होता है संस्मरण, इन सभी चीजों के लिए वो जानी जाती है। ठीक है सर, इनमें कहीं भी नहीं लिखा है कि कविता लिखी है, कहानी लिखी है, निबंध लिखी है, नहीं। ट्रेवलॉग का मतलब होता है ये खूब ज्यादा घूमी है। देखिए भाई, चूंकि धर्म प्रचारक फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो जगह जगह पर घूमी है, तो जहां जहां घूमी है वहां के बारे में उन्होंने जो जो देखा है, समझा है, उसको लिख दिया है। इसलिए पर्ल एस बक ट्रेवलॉग और मेमोरीज के लिए क्या करती हैं, क्या की जाती हैं? जानी जाती हैं। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। यहां पर लिखा गया है शी रोट ए पर्सनल अकाउंट्स ऑफ हर विजिट्स टू डिफरेंट कंट्रीज इन सिंपल, लूसिड एंड एफर्टलेस इंग्लिश। सुनिएगा ध्यान से सर, यानी कहने का मतलब इन्होंने अलग अलग कंट्री में घूमा और इन्होंने पर्सनल रिकॉर्ड यानी कि खुद से
एकदम सिंपल भाषा में लिखा, प्रोसीड का मतलब स्पष्ट लिखा, और इफोर्टलेस इंग्लिश यानी कि सब चीज इंग्लिश में लिखा, याद रखिएगा, सिंपल कहने का मतलब यही है। आगे देखिएगा, हाँ अवार्ड्स, इनको कौन सा अवार्ड मिला बाबू? तो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938, 1938 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। किस चीज के लिए? लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। आगे देखिएगा, चीफ वर्क्स, चीफ वर्क्स का मतलब क्या हुआ? इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्या क्या है? तो गुड अर्थ, द गुड अर्थ 1931 में लिखा, और नोबेल ऑन चाइना, जो कि कहां से रिलेटेड है? चाइना से रिलेटेड है। यानी यह नोबेल कहां का है? चाइना को देख करके इनके द्वारा लिखा गया था। और जो दूसरा है, याद रखिएगा सर, कम माई बिलॉग विथ इंडिया एज बैकग्राउंड, ये अलग लिखा गया है सर, नाम बस इतना ही है। कम माई बिलॉग, जो कि किस बैकग्राउंड से लिया गया है? इंडियन बैकग्राउंड से। यानी कि उन्होंने जब इंडिया को देखा समझा, तो उन्होंने कौन सा, किसके नामक पुस्तक की रचना की? कम माई बिलॉग, याद रखिएगा, ठीक है सर। चाइना बैकग्राउंड से कौन सा है? द गुड अर्थ। इंडिया बैकग्राउंड से कौन सा है? कम माई बिलॉग। किनके द्वारा लिखा गया है? पॉल एस बक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा, यहां देखिए सभी लोग, आगे देखिए, सोर्स ऑफ द लेसन, आखिरकार जो ये लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका सोर्स क्या है भाई? ये कहां से आया है? तो ध्यान से देखिएगा सर, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स ऑफ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। यानी कि पॉल एस बक के जीवनी का जो पर्सनल रिकॉर्ड रहा है, जहां जहां घूमी है, जो इन्होंने लिखा है अपने जीवन में, वहीं से एक ये लाइन याद रखिएगा सर, माई सेवरल वर्ड्स, वहीं से ये पाठ का थोड़ा सा अंश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा पाठ? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर राइट्स, जो कहां से लिया गया है सर? तो माई सेवरल वर्ड्स, माई सेवरल वर्ड्स पॉल एस बक का क्या है? तो अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, ठीक है। चलिए, थीम, आखिरकार इस पाठ का थीम क्या है, विषय क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, लिखा गया है, shows her love for the poorest people living in Indian villages। यानी कि भारतीय गांवों में जो गरीब से गरीब लोग रहते हैं ना सर, उनकी जो उनके प्रति इन्होंने प्यार प्रदर्शित किया है, उनके प्रति लगाव प्रदर्शित किया है। कौन? पॉल एस बक जी ने, ठीक है। चलिए, अब पाठ को थोड़ा पॉइंट वाइज समरी करते हैं। मैंने बोला था भाई पाठ थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो पॉइंट वाइज समरी में समझने के लिए बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए शांति बनाकर रखिएगा और एक एक पॉइंट खूब बढ़िया समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो लिखा गया है पॉइंट वाइज समरी, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। ओके, ध्यान दीजिएगा। अर्ली इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया, भारत का प्रारंभिक प्रभाव, अर्थात जब वो जाती हैं तो क्या किस प्रकार से उनको प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, शुरुआत कुछ ऐसे होता है, इंडिया वाज ऑलवेज प्रेजेंट इन पॉल एस बक्स इमेजिनेशन। यानी उन्होंने शुरू में बोला है सर कि इंडिया वाज ऑलवेज प्रेजेंट इन माई इमेजिनेशन, अर्थात कहने का मतलब हुआ पॉल एस बक की कल्पना में भारत हमेशा मौजूद था। यानी वो भारत की कल्पना हमेशा करती थी, भारत के बारे में हमेशा सोचती रहती थी कि मैं कभी ना कभी कहां जाऊंगी सर? भारत। एक चीज और याद रखिएगा सर, ये जो ये माई सेवरल वर्ड्स इन्होंने लिखा है ना सर, ये जो भारत आई थी 1950 की सब बात चल रही है। कब की बात चल रही है? 1950, 1950। तो 1950 देखिएगा, 1947 में देश आजाद हुआ था, याद रखिएगा, उसके बाद की बात है, अर्थात जो भी बात होगी उस समय की होगी। बात समझ में आया? दिमाग में ये बात रखिएगा। कोई भी पाठ हम पढ़ाते हैं तो हमेशा क्या बोलते हैं? देखिए लेखक कब मरा है, लेखक के मरने की पहले की बात होगी, आप नया युग के हिसाब से उसको मत देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला लाइन क्या था सर? तो पॉल एस बक की कल्पना में भारत क्या था? हमेशा मौजूद था। आगे देखिएगा, She had heard many stories from an Indian family doctor in China। सुनिएगा ध्यान से, यानी कि चाइना में उन्होंने, चीन में एक भारतीय पारिवारिक चिकित्सक से कई कहानियां सुनी थी। यानी जब वो चाइना में थी तो उनका एक फैमिली डॉक्टर था। फैमिली डॉक्टर कहाँ का था? भारत का था, याद रखिएगा सर। फैमिली डॉक्टर कहाँ का था? भारत का था। उनसे उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनी थी, किसको लेकर के? अपने भारत देश को लेकर के, ठीक है। आगे देखिएगा, सी रेड, ये रीड लिखा है कि रेड लिखा है? सी के बाद अगर ये आर ई ए डी आया, इसमें एस नहीं लगा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो व्याकरण ध्यान से देखिएगा। सी रेड वाइडली अबाउट इंडिया एंड लर्नड अबाउट इट थ्रू बुद्धिज्म एंड द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम हर फादर। सुनिएगा सर ध्यान से, यानी कहने का मतलब उन्होंने भारत के बारे में व्यापक रूप से पढ़ा, उन्होंने भारत के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ अपने पिता से बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध के जीवन के माध्यम से इसके बारे में सीखा भी, जाना भी। उनके पिताजी धर्म प्रचारक थे, अगर पूछे तो ये भी लिख लीजिए भाई बौद्ध धर्म से जुड़े थे, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें इसी धर्म की चर्चा की गई है। बात समझ में है?
तो उनसे उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा था, जाना था। पर्ल स्बक किन से? अपने पिता से। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए सर, सभी लोगों को पता है कि हमारा भारत रंग बिरंगा देश है, अलग अलग कलर के लोग रहते हैं। लिखा गया है सर, डाइवर्सिटी ऑफ कलर इन इंडिया, भारत में रंगों की विविधता। अगले पैराग्राफ में वो क्या चर्चा करती हैं तो ध्यान दीजिएगा। इंडिया हैज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ स्किन कलर्स सिमिलर टू अमेरिका, अर्थात कहने का मतलब है अमेरिका की तरह ही भारत में भी त्वचा के रंग की एक विशाल विविधता है। हम भी कहीं दूसरी जगह जाते हैं ना सर, तो क्या देखते हैं, हाय बा हो देखो, माने एक अलग हम लोग का विचार होता है ना सर। उसी तरह जब वो आई हैं देखने के लिए यहाँ पर, तो उन्हें कह रही हैं कि अमेरिका में जिस तरह अलग अलग त्वचा का, आपको पता है सर, अमेरिका में आप एक साइड जाइएगा ना, कितने लोग पढ़े हैं आई हैव अ ड्रीम, याद आ रहा है? मैंने बोला था ना सर, एक साइड पूरे गोरे लोग रहते हैं, एक साइड पूरे एकदम काले लोग रहते हैं। तो वही यहाँ पे कह रही है अमेरिका की तरह भारत में क्या है सर, त्वचा का जो रंग है वो अलग अलग थोड़ा मात्रा पर है। आगे देखिएगा, काश्मीरीज क्या लिखा है सर, जो काश्मीरी होते हैं आर ऑफन फेयर विथ ब्यूटीफुल फीचर्स। सर सुनिएगा ध्यान से, काश्मीरी अक्सर गोरे और सुंदर नाक नक्शा वाले क्या होते हैं सर, होते हैं। उसमें एक और बात बोला, मैं आपको बता दूं सर, कि उन्होंने बताया है कि यूरोप के जो लोग थे ना, वो कहाँ आकर रहने लगे, कश्मीर में रहने लगे, यूरोप के लोग। उन्होंने पाठ में से कुछ मेंशन किया है, हो सकता है कि इसलिए यहाँ के लोग क्या होते हैं सर, अक्सर गोरे मिलते हैं, और उनका जो नाक नक्शा होता है क्या होता है, तनि सुंदर होता है। ठीक है सर, आगे देखिए, सुनिए लिखा गया है, इंडियाज अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंस इन वर्ल्ड लाइफ, विश्व जीवन में भारत की अप्रत्याशित उपस्थिति। जी हाँ सर, भारत कहां पर नहीं है बताइए, दुनिया के किस कोने में भारत नहीं है, यानी जहां भारत के लोग हैं वहां पर भारत है, जाहिर सी बात है सर। तो ये अब यहाँ पे बता रहे हैं, इंडिया अपीयर्स अनएक्सपेक्टेडली इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इजी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पली ग्रेटिया, इजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम्पली ग्रेटिया, और जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में होता है उदाहरण के लिए, मैंने आपको 11th में बताया था, याद कीजिए, 9th में बताया था, साउथ अफ्रीका। अर्थात कहने का मतलब है भारत दुनिया के कई हिस्सों में है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में अप्रत्याशित रूप से प्रकट होता है, यानी कि हर जगह पर देखने को मिलेगा भारत। अमेरिका जाइए, साउथ अफ्रीका जाइए, यूरोप जाइए, सऊदी जाइए, दुबई जाइए, कहीं जाइए, आपको भारत के लोग मिलेंगे। आगे देखिएगा, पर्ल, पर्ल का मतलब पर्ल बक, सुनिएगा, रिमेंबर्स एन इंडियन डॉक्टर इन चाइना ट्रीटिंग हर अमेरिकन फैमिली, अर्थात पर्ल को चीन में एक भारतीय डॉक्टर द्वारा अपने अमेरिकी परिवार का इलाज करते हुए याद है। यानी कि जो उनका फैमिली डॉक्टर था वो कहां का था, भारत का था। तो बताइए भारत के लोग चाइना में है कि नहीं है, है ना? आगे देखिएगा, इंडियंस लीव्स लास्टिंग इंप्रेशंस बिकॉज दे आर ड्रामेटिक एंड पैशनेट। कितना बेहतर बात लिखा है सर, भारतीय लोग अमीर छाप छोड़ते हैं क्योंकि वो नाटकीय और भावुक होते हैं। वाकई में सर, कोई भी आए सर, कोई दुश्मनों आता है तो कहा छोड़ दिया जाए, खाना ना खाओ के जाइएगा, बात समझिएगा सर। हम अपने भारत में सर, बिहार में है ना, शहरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी घर में शादी ब्याह जाकर के कहीं पे हो रहा है तो जाकर खाना नहीं खा सकता है सर, कोई नहीं बोलता है सर। कोई व्यक्ति खड़ा, कोई पागल या भिखारी भी आता है ना, उसको लोग समय खिया दो, खिया दो, खिया दो, खिया को करके भेज दो, ऐसे देहात के लोग करते हैं। लेकिन शहरों में जो बड़े बड़े लॉज में, बड़े बड़े मॉल में भी आना होला रे, बड़े बड़े मैरिज हॉल में, हाँ मैरिज हॉल में सुनिएगा, ब्याह शादी होता है ना, तो देखिएगा सर अंदर अलाउड नहीं होता है, कार्ड धारी ही केवल जाते हैं, कार्ड दिखाइए तब तो एंट्री मिलती है। जरा सोचिए, बड़े बड़े मैं बात कर रहा हूँ बनी, लेकिन अपने देहात में कहीं जाके खा लो, भूख लागे चाहिए, बस बात खत्म, शादी ब्याह हो चाहिए, कजे उजे कुछ को खा के हो कुछ ना बोले, बात सही है। हमारे देश के लोग वाकई में भावुक होते हैं, बात समझ में है ना? चलिए अगला है, इंडिया इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, अर्थात विश्व मामलों पर भारत का प्रभाव। कह सकते हैं कि वैश्विक मामलों पर भारत का क्या प्रभाव है, तो आइए देखते हैं। इंडिया इन्फ्लुएंसेस वर्ल्ड लाइफ थ्रू इंडिपेंडेंस एंड पावरफुल लीडर्स। सर सुनिएगा ध्यान से, भारत स्वतंत्रता और शक्तिशाली नेताओं के माध्यम से विश्व जीवन को प्रभावित करता है। जी हाँ सर, ये उस समय की बात है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे सर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ध्यान दीजिएगा, लीडर्स लाइक नेहरू, सुनिएगा ध्यान से, उसमें मेंशन किया गया है, लीडर्स लाइक नेहरू रिप्रेजेंटेड एजुकेटेड इंडिया इंटरनेशनली। सुनिएगा ध्यान से सर, अर्थात कहने का मतलब है नेहरू जैसे नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षित भारत का प्रतिनिधित्व किया है, अर्थात हमारा भारत भी शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, आप देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा, इंडिया प्रोवाइडेड रिस्पेक्टेड फिगर्स लाइक द फर्स्ट विमेन
प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन, यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, और जब संयुक्त राष्ट्र हुआ था मतलब कौन सा जगह, अमेरिका, ठीक है सर। जनरल असेंबली एंड द जनरल इन चार्ज ऑफ कोरियन प्रिजनर, प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल होता है, सुनिएगा, प्रिजनर एक्सचेंज। अरे ये कितनी बड़ी बात उन्होंने बताया है। अब भारत की बात कर रहे हैं ना, इधर देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष और कोरियाई कैदी विनिमय के प्रभारी जनरल जैसे सम्मानित व्यक्ति दिए हैं। अर्थात इनके अनुसार उस समय अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कहां से थी, भारत से थी। और साथ ही साथ कोरियन जो कैदी होते हैं, कोरियन जो जेल होता है, वहां की जो विनिमय, विनिमय का मतलब एक्सचेंज, एक कैदी को यहां से वहां भेजना, ये कार्यकाल वो जो कर रही थी वो कहां की थी, भारत की थी। वो महिला कहां की थी, तो भारत ने ये चीज दिया है। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया सर, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म इंडिया रिमाइंड कॉन्फिडेंट एंड आइडियलिस्टिक। सुनिएगा ध्यान से, यानी कि आलोचनाओं के बावजूद भी लोग हमने के लाख शिकायत करला, कुछ करो, कौन फर्क पड़ेला बा, आलोचनाओं के बावजूद भी भारत आत्मविश्वासी और आदर्शवादी क्या रहा सर, बना रहा। आप कुछ भी कहिए, हमको असर नहीं होने वाला है, हम इस बार बिहार टॉपर देने वाले हैं, बात खत्म, हजा खेला खत्म। तारा जौन कहेगा तारा गरियावत 2-4 साल बाद तू ना गरिएगा, बात खत्म। क्योंकि हम अपने आप पे काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे कितना टंगड़ी खींचवा हमारे खिंचाए वाला नहीं है। तो अपने भारत के लोग ऐसे होते हैं सर, होते हैं ना। आगे देखिएगा, यानी भारत की बहुत आलोचना की गई, भारत को गिराने की कोशिश की गई, भारत को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या भारत क्या रहा, अडिग रहा। पहला चैप्टर देख लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या भारत की सभ्यता नष्ट हुई, नहीं हुई। महात्मा गांधी कहते हैं दुनिया भर की सभ्यता खत्म हो गई, कोई कहीं से सीख रहा है, कोई कहीं सीख रहा है, लेकिन भारत आज भी अपने कल्चर पर क्या है सर, अपने सिविलाइजेशन पर क्या है, कायम है। उसकी नींव बहुत मजबूत है, क्योंकि हम लोग किसके ऑक्यूपेशन पे चलते हैं, किसको फॉलो करते हैं, अपने एंसेस्टर्स को फॉलो करते हैं, अपने पूर्वजों को फॉलो करते हैं। याद तो होता है लोग के। अगला देखिए सर, पर्पस ऑफ द ऑथर्स विजिट, लेखिका की यात्रा का उद्देश्य। आखिरकार पर्ल एसबर्ग भारत आई क्यों थी, ध्यान से सुनिएगा, ताजमहल देखने आई थी, सुनिएगा, उन्होंने ताजमहल देखा भी, लेकिन उनका सबसे मेन उद्देश्य था, ध्यान सुनिएगा, जितने भी जो शहर में पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनसे मिलना, और साथ ही साथ देहातों में जो लोग रहते हैं, जो पीजेंट्स का मतलब होता है किसान लोग रहते हैं, उनसे मिलना। ठीक है सर, याद रखिएगा। तो देखिए वहां पर लिखा गया है, शी डिड नॉट विजिट इंडिया फॉर मॉन्यूमेंट्स लाइक द ताजमहल, वह ताजमहल जैसे स्मारकों के लिए भारत नहीं आई थी। हेलो, शी वांटेड टू मीट टू ग्रुप्स, यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड विलेज पीजेंट्स। अर्थात कहने का मतलब है वह दो समूहों से मिलना चाहती थी, युवा बुद्धिजीवी, युवा बुद्धिजीवी का मतलब जो नौजवान जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनसे मिलना चाहती थी, और ग्रामीण किसानों से मिलना चाहती थी। कौन, पर्ल एसबर्ग। उनके भारत आने का उद्देश्य क्या था, याद हो जाएगा सर, यहाँ पे लिखा जाएगा यंग इंटेलेक्चुअल्स और विलेज पीजेंट्स, यानी कि युवा बुद्धिजीवियों और ग्रामीण किसानों से वो मिलना चाहती थी, उनके बारे में जानना चाहती थी, समझना चाहती थी। आगे देखिएगा सर, इंटेलेक्चुअल्स वर एंग्री, जितने भी ये जो युवा बुद्धिजीवी थे ना, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे ना, वो नाराज थे, ड्यू टू ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। सुनिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए वादों को तोड़ने के कारण बुद्धिजीवी नाराज थे। आपको पता है सर, जब युद्ध होता था ना, तो भारत के सैनिक उसमें लड़ाई करते थे, भारत के सैनिक मरने के लिए जाते थे। जरा सोचिएगा ध्यान से, क्यों, क्योंकि हमारा देश उपनिवेश था, सभी को पता है, अंग्रेजों का गुलाम था हमारा देश, था ना सर। तो सारे नियम कानून किनके थे, उनके थे। तो अंग्रेजों ने बहुत सारे वादे किए थे, युद्ध के बाद आपको ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए जितने भी युवा गण थे वो सभी क्या थे, नाराज थे। किससे, ब्रिटिश सरकार से नाराज थे, याद रखिएगा। आगे लिखा गया है, सी हियर्ड, उन्होंने सुना, वो गई है तो खाली भाई घूम रही है, पता कर रही है क्या हुआ क्या हुआ, देख रहे हैं, तो वही इसलिए लिखा गया है, सी हियर्ड देम एक्सप्रेसेस देयर थॉट्स इन फ्लुएंट इंग्लिश। वाओ, उन्होंने उन्हें धारा प्रवाह अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त करते हुए सुना। अरे भाई, भारत के लोग इतना धारा प्रवाह फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल रहे हैं, कितने टैलेंटेड है, जरा सोचिए। आगे देखिएगा, लिखा गया है बाबू, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स प्लान्ड टू रिवोल्ट अगेंस्ट इंग्लैंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा सर, भारतीय बुद्धिजीवियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई थी। जरा सोचिएगा, वही वो युवा वर्ग था, पढ़ा लिखा समाज था, जिसने सोच लिया था कि अब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया ना सर,
वो 1939 में शुरू हुआ था। कब तक चला था? 44 तक चला था, सुनिएगा ध्यान से। वही 44-45 तक चला था। हेलो, वहां चला था ना, उन्होंने प्लान कर लिया था अब इनके खिलाफ हम लोग विद्रोह करेंगे, लड़ाई करेंगे। वही ना आगे चल करके छोड़ के भाग गया। 47 में क्या हो गया? देश आजाद हो गया। आगे देखिए, दे डिड नॉट वांट टू फाइट अंडर ब्रिटिश कमांड अगेन। वे फिर से ब्रिटिश कमांड का अधीन नहीं लड़ना चाहते थे। जितने भी सैनिक थे, हमारे भारत के लोग थे, वो कह रहे थे कि हम आपके अब अधीन काम नहीं करेंगे, आपके अंडर में काम नहीं करेंगे, जिसको हम लोग स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। सर याद रखिएगा, सुनिएगा। अब हमें अलग कीजिए, हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। लिखा गया व्हेन आस्क्ड, सुनिएगा ध्यान से, व्हेन आस्क्ड जब पूछा गया व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, यंग इंडियन सेड, यानी जितने भी युवा लोग थे, शहरी लोग थे, उन्होंने कहा दे वुड डिसाइड इंडिपेंडेंटली वेदर टू सपोर्ट और अपोज इंग्लैंड। जब उनसे पूछा गया कि आगे क्या होगा, तो युवा भारतीयों ने कहा कि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे कि इंग्लैंड का समर्थन करना है कि विरोध करना है। तो उन्होंने क्या किया? विरोध किया भाई, समर्थन थोड़े किया। आगे देखिए, और ये पढ़ा लिखा वर्ग था जो आंदोलन कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहे थे। रियलिटी ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, आखिरकार इनके नजरिए में जो सच्चाई था वर्ल्ड वॉर टू का, वो क्या था भारत में? तो ध्यान दीजिएगा सर, द्वितीय विश्व युद्ध की वास्तविकता लिखा गया है। इंडियंस रियलाइज द डेंजर ऑफ नरिज्म एंड नजिज्म। क्या लिखा है सर? नजिज्म एंड जापानीज एग्रेशन। भारतीयों को नाजीवाद, इसके बारे में बता रहा हूं, और जापानी आक्रमण के खतरे का एहसास था। जापानी आक्रमण, सर सुनिएगा ध्यान से, याद है अमेरिका ने छोड़ा था परमाणु बम, याद है? ठीक है, वो तो कंफर्म हो गया। ये नाजीवाद क्या है? हिटलर का नाम कितने लोगों ने सुना है? हिटलर ने एक विचारधारा लाया था जिसको नाजीवाद कहा जाता है, याद रखिएगा सर। हिटलर एक ऐसा इंसान था ना, जो यहूदी एक सा समाज होता है, सभी को पता होगा, वो चाहता था कि यहूदी समाज पूरी तरह से खत्म हो जाए, लगा काटने, मार दो, खत्म कर दो, वही नाजीवाद कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे भारतीयों को डर था, भारतीयों को नाजीवाद और जापानी आक्रमण के खतरे का एहसास था कि क्या गारंटी है कि हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है हमको भी आगे चल लगे काटने पीटने, हो सकता है कि हमारे ऊपर भी परमाणु बम डाल दे, बात समझिएगा। तो उनको इस चीज का एहसास था, कौन लोग को? पढ़े लिखे व्यक्तियों को। आगे देखिएगा, they choose to support England because it represented civilization over barbarism। सुनिएगा ध्यान से सर, उन्होंने इंग्लैंड का समर्थन करना इसलिए चुना था क्योंकि वह बर्बरता के बजाय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता था। जी हाँ सर, जब अंग्रेज आए थे अपने भारत में, देखिए सर, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, किए कि नहीं किए सर? अच्छे अच्छे काम किए हैं। एजुकेशन इतना ज्यादा आया उन्हीं के काल में आया, जो भी है सर, बड़े बड़े इमारत बने हैं, पुल बने, उन्हीं काल में बने, क्योंकि उस सभ्यता का फॉलो करते थे। इसलिए हम भारतीयों ने भी उनका क्या किया था? सपोर्ट किया। हो आगे चल के वो लोग हमें गुलाम बना लिए, वो बात अलग है, लेकिन भारतीयों ने भी उन्हें क्या किया था? सपोर्ट किया था। आगे देखिएगा, आफ्टर द वॉर, जब लड़ाई खत्म हुई, ब्रिटेन गेव इंडिया इंडिपेंडेंस। अब भाई क्या हुआ सर? युद्ध के बाद ब्रिटेन ने भारत को क्या दे दिया? स्वतंत्रता दे दिया। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी वास्तविकता बताई जा रही है, ब्रिटेन ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? भारत को स्वतंत्रता दे दिया, आजादी दे दी। आगे देखिएगा, गांधी जी, गांधी यूनाइटेड इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स एंड अचीव्ड फ्रीडम विदाउट वॉर एंड एग्जांपल टू द वर्ल्ड। सर सुनिएगा ध्यान से, कितनी बड़ी बात लिखा गया। लिखा गया है कि गांधी ने बुद्धिजीवियों और किसानों को एकजुट किया और बिना युद्ध के स्वतंत्रता प्राप्त की, जो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। वाकई में सर, पूरी दुनिया में कहीं पर जाकर देखिए ना, तो लड़ाई हुआ है, तलवार निकली है, सेना इधर से आया, सेना इधर से आई है, और खूब एकदम काट छाट पूरा मार धार हुआ है। ध्यान से सुनिएगा सर। तो लेकिन गांधी जी ने क्या कभी भी उन्होंने लड़ाई किया था? वो हिंसा के विरुद्ध थे, सत्य और अहिंसा के राह पर चलते थे। ये भी एक दुनिया के लिए उदाहरण है, याद रखिएगा, और वाकई में हमारे देश को आजाद करती है। तो ये उन्होंने लिखा है। अब देखिए सर, ये तो हो गया शहरी लोगों के लिए, जो शहर में रहते थे, आंदोलन करते थे। अब देखिए मेन शुरू हो रहा है, पॉवर्टी इन इंडियन विलेज, भारतीय गांव में तरीके। आखिरकार उन्होंने भारतीय गांव में क्या देखा? तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए, इंडियन विलेजेस शोड द रियल डैमेज ऑफ कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है सर? उपनिवेशवाद। याद, उपनिवेशवाद क्या होता है? आप लोग इतिहास में दर्शन पढ़ाया दिया जा रहा है, जब कोई देश किसी देश को गुलाम बना लेता है, सिंपल भाषा में, तो वह देश उस देश का उपनिवेश हो जाता है। ठीक है सर, यानी सारा नियम कानून उस देश का चलने लगता है। जैसे भारत में किस देश का नियम कानून चलता था? इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। याद रखिए, सुनिए, भारतीय गांवों ने उपनिवेशवाद के वास्तविक नुकसान को दर्शाया है। शहरों में तो उतना नहीं देखा गया,
जो बुद्धिजीवी लोग रहते थे, आंदोलन करते थे, आक्रमण करते थे, लड़ाई करते थे, लड़ते थे। लेकिन शहरों में जो गरीब थे ना, किसान थे ना, उन लोगों ने, उपनिवेशवाद ने उनको थोड़ा सा चोट पहुंचाया। ध्यान से सुनिएगा। एजुकेटेड विथ हैड नो जॉब्स, शिक्षित युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं था। ध्यान दीजिए, कमाने के लिए पैसा नहीं था, माने वो खाने के लिए पैसा नहीं था। और जब खाने के, और भाई सुनिए, जब खाने के लिए पैसा, माने खाने कमाने के लिए, खाने के लिए भाई अनाज चाहिए, अनाज के लिए पैसा चाहिए, और पैसा के लिए रोजगार चाहिए। तो उनके पास तो रोजगार नहीं था। आगे देखिएगा सर। हेलो, बेरोजगारी पे जब निबंध आएगा ना तो बहुत बिजोड़ आपको निबंध दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए। बहुत लोग बेरोजगारी, अच्छा बेरोजगारी किसे कहते हैं? आपके नजर जिसे काम ना मिले उसे ना, आप गलत फहमी में है। जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर कोई काम न मिलना भी क्या कहलाता है? बेरोजगारी कहलाता है। कमाते सभी लोग हैं, याद रखिएगा। कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहा है, 5-10 हजार रुपये महीना कमा रहा है, वो भी बेरोजगार है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अपनी क्षमता, कार्य क्षमता, कुशलता, अपनी ज्ञान के आधार पर भी काम नहीं मिलना क्या कहलाता है? बेरोजगारी कहलाता है। चलिए, जैसे हम लोग देखिए सर, कितने बड़े बेरोजगार हैं, कितना हट्टा कट्टा शरीर है, कितना पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति हैं, तब भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, बताओ। लेकिन कोई बात नहीं, हम गरीबी में जीवन अपना व्यतीत कर लेंगे, लेकिन आप लोग को पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक शिक्षक जो है वो पूरे एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। इसमें से इतना लोग बैठा है, कितना में से डॉक्टर सिंह बनकर निकलिए सर, कितना चोरी में बन रही है सर। ऐसे नहीं, मजाक कर रहे हैं, इधर देखिए। लेकिन नहीं सर, चलिए सुनिए। विलेज पॉवर्टी वाज वर्स देन चाइना, ओनली रशियन पीजेंट्स वर कंपेरेबल। सुनिएगा सर ध्यान से। गांवों की गरीब, सुनिएगा, गांवों की गरीबी चीन से भी क्या थी? बदतर थी। क्योंकि वो चीन में रही थी तो उन्होंने देखा था कि चीन में किसानों का हालत बहुत खराब है। लेकिन जब वो भारत में आई तो उन्होंने क्या देखा? अरे साला, भारत के किसानों का हालत किससे और बदतर है? चाइनीज किसानों से भी बदतर है। लेकिन हाँ, केवल रूसी किसान ही क्या थे? सब तुलनात्मक थे, यानी कि तुलना करने योग्य प्रतिशत ठीक ठाक थे। कौन से कहाँ के? तो रूसी किसान। आगे देखिएगा। इंडियन पीजेंट्स वर कल्चरली रिफाइंड डिस्पाइट पॉवर्टी। गरीबी के बावजूद भी भारतीय किसान सांस्कृतिक रूप से क्या थे? परिष्कृत थे। हम गरीब हैं, कुछ भी हैं, लेकिन याद रखिएगा सर, अपने भारत में एक सब पता ना मानसिकता कैसा है, लोग अपनी संस्कृति नहीं भूलते हैं, याद रखिएगा। भले गरीब हैं, फिल्में देखा है जरा, अरे भाई पंचायत क्या बोलता है? हम गरीब हैं, हम गद्दार नहीं है। कितना बेहतरीन बात बोलता है। हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं है। जो भी सर, लेकिन अच्छा लगता है सब बोला। यहाँ देखिएगा, सुनिए। द रोस्ट इमेज वाज द सफरिंग चिल्ड्रेन। सबसे बुरी छवि पीड़ित बच्चों की थी। वाकई में सर,
चलिए, अरे बात नहीं, थैंक यू सो मच। कहां से बनी है पढ़ा जी का? चलो दोबारा पढ़ा, यहाँ देखिए ऐसे ऊपर, ठीक है। आगे देखिए सर, कौन नंबर कोलिन ऑफ इंडिया, ठीक है हम कर लेंगे। लैक ऑफ वाटर मैनेजमेंट कॉज्ड फेमिन लाइक कंडीशन। सुनिएगा सर ध्यान से, जल प्रबंधन की कमी के कारण अकाल जैसे हालात पैदा हो गए थे। जरा सोचिएगा, कहां? अपने भारत में। सरकार सुधार सकती थी लेकिन नहीं सुधार रही थी। कौन सरकार? ब्रिटिश सरकार। Years of foreign rule had made people weak and dependent। सुनिएगा ध्यान से, वर्षों के विदेशी शासन ने लोगों को क्या कर दिया था? कमजोर कर दिया था और आश्रित बना दिया था। यानी लोग आत्मनिर्भर हो गए थे, उन पर निर्भर नहीं थे। पीपल ब्लेम्ड द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग, लूजिंग इनिशिएटिव। क्या लिखा है सर? इनिशिएटिव एंड होप। लोग हर चीज के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराते थे, जिससे उनकी पहल और आशा क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। लोग किसको दोषी ठहराते थे? अंग्रेजों को। किसको? अंग्रेजों को। कहां के लोग? भारत के लोग। हर काम के लिए उनको दोषी ठहराते थे। चलिए अगला टॉपिक क्या लिखा है? इंडियन रेस्पेक्ट फॉर ग्रेट लीडर्स। महान नेताओं के प्रति भारतीयों का सम्मान, या फिर कोई गेस्ट आ जाता है तो उनके प्रति भारतीयों का सम्मान कैसा होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। चूंकि पॉल एस बक, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ, चाइना में पड़ी बड़ी, तो जाहिर सी बात है भारत की भाषा वो नहीं जानती है। तो उनको भारत में आने के लिए किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को रखना पड़ेगा कि जो भारत की भाषा जानता हो, जो दोनों भाषा जानता हो, यानी उनका भी भाषा जानता हो और भारत का भी भाषा जानता हो, जो कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे को समझा सके। तो उसको होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। सुनिएगा आगे आपको मिलेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। इंडियंस डीपली रिस्पेक्ट लीडर्स हु आर सेल्फिश एंड ऑनेस्ट। भारतीय निस्वार्थ और ईमानदार नेताओं का गहरा सम्मान करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, यानी वैसे नेता जो निस्वार्थ होते हैं और ईमानदार होते हैं, उनका क्या किया जाता है? सम्मान किया जाता है, इज्जत किया जाता है, या फिर अतिथि को कह सकते हैं। लीडरशिप डिपेंड्स ऑन प्यूरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड सेक्रीफाइस। नेतृत्व चरित्र की शुद्धता और त्याग पर निर्भर करता है। हेलो, बड़ी सुनते होंगे आज के समय में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खूब सुनते हैं ना। ये जो नेतृत्व है ना सर, एक बेहतर चरित्र की शुद्धता और त्याग पर निर्भर करता है कि आप उस व्यक्ति से नेतृत्व करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। जिस तरह आप लोग के चैप्टर में एक हिंदी का चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? क्योंकि सभी विद्यार्थियों को पता था कि इस व्यक्ति का चरित्र क्या है सर, एक बेहतर चरित्र है, साफ दिल इंसान है और साथ ही साथ ये त्याग कर सकता है। समझ में? तो वैसे व्यक्तियों का सम्मान होता है। आगे लिखा गया है, इवन लोकल लीडर्स रिसीव्ड ग्रेट रिस्पेक्ट। वाकई में स्थानीय नेताओं को भी बहुत सम्मान मिलता था। यहाँ पे नेता कहा गया है, लेकिन याद रखिएगा सर, आप अतिथि भी यहाँ पे समझ सकते हैं, जो घर पे आते हैं। अब देखिए लिखा गया है, फॉर रिकॉल्स विजिटिंग हर होस्ट विलेज वेयर एन इल्डर पैरालाइज्ड। क्या लिखा सर? पैरालाइज्ड मैन वाज ऑनर्ड एज अ वाइज लीडर। वाह भाई वाह। पर्ल को अपने मेजबान के गांव, पर्ल कहां गई थी? जो उनका होस्ट था उनके गांव पे गई थी एज अतिथि की तरफ। दौरा याद है, जहां एक बुजुर्ग लकवाग्रस्त व्यक्ति को एक बुद्धिमान नेता के रूप में सम्मानित किया गया था। ध्यान सुनिएगा, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, याद रखिए सर, होस्ट का बड़ा भाई है। किसका बड़ा भाई है? जो होस्ट था ना, जो पर्ल इस बग के साथ में था, उनका बड़ा भाई था। क्या था? बड़ा भाई था। बेचारा पैरालाइज्ड हो गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है, माई होस्ट स्पोक फेयर इंग्लिश। मेरे मेजबान ने अच्छी अंग्रेजी बोली। यानी उनका जो होस्ट था वो बेहतर अंग्रेजी जानता था और साथ ही साथ वहां की भी स्थानीय भाषा भी जानता था। ध्यान से सुनिएगा, लिखा गया है, द इल्डर ब्रदर लिव्ड इन अ रेज्ड केज लाइक स्ट्रक्चर टू मीट विलेजर्स इजिली। बड़ा भाई गांव वालों से आसानी से मिलने के लिए एक ऊंचे पिंजरे जैसे ढांचे में रहता था। सुनिएगा, मैं किताब की बात बता रहा हूं। चूंकि वो पैरालाइज्ड था तो चल फिर नहीं सकता है, तो उसके घर वाले लोग होस्ट बोलते थे कि आप घर में रहिए, लेकिन नहीं, वो बेचारा बाहर एक इस तरह से मचान बना दिया गया था, इस तरह जाली का बना दिया गया था, उसी में हमेशा रहता था। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति आए जाए उनसे बात कर सके, मिल सके। अब घर में अकेले कैसे रह सकता है? कौन? कोई भी व्यक्ति घर में अकेले, मन खास करके पैरालाइज्ड है तो नहीं ना रह सकता है। याद रखिए। अब देखिए लिखा गया है, डिस्पाइट पैरालिसिस, सुनिएगा, he remained clean, wise and respected।
लकवाग्रस्त होने के बावजूद वह स्वच्छ, बुद्धिमान और सम्मानित बना रहा। क्यों बना रहा? तो ध्यान से सुनिएगा सर। विलेजर्स कॉन्स्टेंटली केम फॉर एडवाइस, गांव वाले लगातार सलाह लेने आते थे उसके पास, उससे बात कर रहे थे। एक बेहतर व्यक्ति था, जानकार व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसके पास आते थे क्या लेने के लिए? सलाह लेने के लिए। ही वॉज कंसिडर्ड अ संत, उन्हें एक संत माना जाता था। उस लकवाग्रस्त व्यक्ति को क्या माना जाता? संत। यानी वह व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन लोग उसको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। ये कहां पर संभव है? भारत में संभव है सर, और कहीं भी संभव नहीं है। यहाँ देखिए, जो सर उठा के फेंक दिया सर, चल तो काम नहीं, खत्म हो गया। देखिए, द यंगर ब्रदर यानी जो छोटा भाई था, कौन? होस्ट। ध्यान सुनिएगा। द यंगर ब्रदर ऑल्सो सर्व द विलेज बाई हेल्पिंग पीपल, इवन किलिंग डेंजरस स्नेक व्हेन कॉल्ड। यानी अक्सर उसके घर पर लोगों को ऐसे देखिए सर, खाली उसी के नहीं, अपने गांव में देखिएगा, बगल में कोई समस्या आता है ना, तुरंत लोग बगल घर के जाकर बुला के, तो चल वो देखो क्या, तो लोग वही नहीं, सभी लोग दौड़ पर जाते हैं, का हो गई। गांव में किसी एक आदमी घर रोवल पिटोल सुनाई देता, चलो सभी लोग एक का हो गई जाकर देखा का भइल बा, तो कुछ ऐसा बात है। अच्छा ठीक है, कोई बात, हट जाते हैं। तो बात समझिएगा, कहीं झगड़ा हो गया, गांव के सभी लोग चले जाएंगे, अरे का हो गई, जाते कि नहीं जाते हैं सर? तो वही यहाँ पे कहा गया है, छोटा भाई भी लोगों की मदद करके गांव की सेवा करता था, यहाँ तक कि बुलाए जाने पर खतरनाक सांपों को भी क्या करता था? मार डालता था। यानी सांप का उसमें जिक्र किया गया है, इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया। खाली यहाँ पे होस्ट के माध्यम से भारत का कल्चर दिखाया जा रहा है। क्या खाली होस्ट ऐसा करता है? हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है सर, सब जगह पर होता है। थोड़ा समझ के सभी लोग सामने आ जाते हैं। हाँ देखिए, मील एंड कल्चरल प्रैक्टिस, सुनिएगा, भोजन और सांस्कृतिक प्रथाएं। हाँ, दाल भात भुजिया हमने एकदम प्रथा है, लिट्टी चोखा बिहार में खात रहो, मजा होता रही। यहाँ देखिए, पर्ल, सुनिएगा, पर्ल डिस्क्राइब्स द सिंपल वेजिटेरियन मील। वेजिटेरियन कौन सी थी? सिंपल वेजिटेरियन राइस। हाँ देखिए, लेंटिल्स एस्पिनेसेस, सुनिएगा, ये लेंटिल्स का मतलब पता है, पका हुआ दाल होता है, जो दाल बन के एकदम रेडी हो जाला। पल्स के मतलब बोला हाउ वाला दलवा जो खा रहेला, जब बन जाला ओकरा के हाई कहा जाला। ध्यान दीजिएगा, पर्ल साधारण शाकाहारी भोजन का वर्णन करती है, सुनिएगा, जिसमें चावल, दाल और पालक शामिल था। किस पे मिला था उनको? तो ध्यान सुनिएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे लिखा पीपल वॉश्ड हैंड्स बिफोर ईटिंग। अरे लोग यहाँ पर खाने से पहले हाथ धोते हैं। एक्चुअली वहां पर पोछने का ना सिस्टम था। अरे भाई, वहां पर टिश्यू पेपर होता है, वहां धोने धाने का सिस्टम नहीं होता है। वहां पर लोग खाली पोंछ माने हाथ तो धोते थे लोग, जो भी है। माने यहाँ पर वो बताती है। अच्छा बताइए, जब ये बात वो बता रही है कि यहाँ पर लोग खाने से पहले हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है वहां पर ऐसा नहीं होता है। अगर होता तो वो भी यहाँ पर नहीं बताते। जाहिर सी बात है, बात समझिए। इधर के अब देखो, अब ढेर बात बदल तो बात हम आगे बढ़ाते। बोले वहीं वो चुप रहो, जो हम लोग छोटे थे। संदीप सर कहाँ हंस रहे हैं आप? संदीप सर को हंस रहे हैं, बताइए। लेकिन जो भी है बाबू, हम भारत में, बिहार में हम लोग का कल्चर कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, और ये बेहतर है ना, मत बोलिए। इधर देखिए, यहाँ देखिए सर, वाकई में क्या है सर, देखिए सब विषय, किसी भी विषय को अगर आप इंटरेस्टिंग बनाना चाहे ना, वो बन जाता है, लेकिन बनाएंगे तब। अगर आप विषय को विषय समझ के पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। समझ में आया? इधर देखिए, फूड वाज सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स। वाह भाई वाह, भोजन केले के पत्तों पर परोसा जाता था। हमारे यहाँ भी सर होता है। पता है सर कब होता है? आप बताना सर, आप उधर चले जाइए साउथ इंडस्ट्री की ओर, वहां पर होटलों में अभी भी मिलता है सर। होटलों में याद रखिएगा, वहां पर ऊपर कलर का बात किया गया था सर, तो उसमें भी कलर का एक मेंशन किया गया। जैसे मद्रास साइड का है, उधर के लोग कैसे होते हैं? साउथ अफ्रीका की तरह के लोग होते हैं, उधर एकदम काले होते हैं। फिल्म आप लोग देखे होंगे, तेलुगु वाला, हाँ ना, जी भैया, फिल्मों की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं देखे साउथ इंडस्ट्री की फिल्म। अलुंगिया उठा पहले बनिया वगैरह, बाद से लड़ाई हुई। यहाँ देखिए, लेकिन अच्छा लगता है ऐसा। कास्ट रूल्स, सुनिएगा, कास्ट रूल्स रिक्वायर्ड हर होस्ट टू ईट सेपरेटली विच सी अंडरस्टूड एज रिलीजियस प्रैक्टिस। सुनिएगा, जातिगत नियमों के कारण उसके मेजबान को अलग से खाना पड़ता था, जिसे वह धार्मिक प्रथा समझती थी। हाँ सर, हमारे यहाँ सर भारत में सर धार्मिक प्रथाएं भी एकदम चरम सीमा पर आती है, याद रखिएगा। छोटा जाति, बड़ा जाति, ये चीज। अब तो ये चीज धीरे धीरे क्या हो रहा है? अब ये चीज धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। अब ये चीज नहीं रहा है।
ध्यान दीजिएगा। रिलीजियन इज एवरीवेयर इन इंडियन लाइफ, धर्म भारतीय जीवन में सर्वत्र व्याप्त है। सर वाकई में जो धर्म है ना हमारे भारत में चारों ओर व्याप्त है। आगे देखिए, बस 2-3 आदमी का बस पीछे भेजो करे आगे सुध के पढ़ तो से खाली कर लो दिक्कत से टेंशन मत लीजिए। डोंट टेक टेंशन विदाउट एनी डोंट फियर बिकॉज विकास सर इज हियर। ओके चलिए यहां देखिए लिखा गया है, सी ऑब्जर्व्ड अ मैन प्रेइंग, सुनिएगा, साइलेंटली इन द सेम रूम शोइंग फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशंस, अर्थात उसने एक व्यक्ति को उसी के कमरे में चुपचाप प्रार्थना करते देखा जो धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाता है। वाकई में सर सभी लोग अपने घर पे क्या करते हैं सर, पूजा पाठ कहीं भी कर लेते हैं। देखिएगा सर आगे लिखा गया है, राइटिंग्स अबाउट इंडिया, भारत के बारे में लेखन। आखिरकार उन्होंने भारत के बारे में कैसे और क्यों लेखन किया, कहां पर किया, तो ध्यान दीजिएगा। पर्ल फेल्ट वन बुक वाज नॉट इनफ टू एक्सप्रेस हर एक्सपीरियंसेस, पर्ल को लगा कि उनके अनुभवों को व्यक्त करने के लिए एक किताब पर्याप्त नहीं है। बताइए भारत में उन्होंने इतना चीज देख लिया ना कि उनको लगा कि भाई अगर एक किताब में मैं लिखूंगी ना तो भारत के बारे में मैं नहीं लिख पाऊंगी, इसलिए सिलेटर रोट उन्होंने बाद में क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, कम माई बिलव्ड बेस्ड ऑन इंडिया, बाद में उन्होंने भारत पर आधारित कम माई बिलव्ड ये नाम है याद रखिएगा, लिखी, याद रखिएगा सर। ये पुस्तक उन्होंने लिखी किस पर, किसके भी आप पर, भारत के, उसका बैकग्राउंड क्या था, भारत था, याद रखिएगा। अमेरिकन डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड इट, आज जो ये किताब है ना सर कम माई बिलव्ड, इस किताब को अमेरिकन नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बट इंडियंस डिड बिकॉज, बल्कि इंडियन ऐसा समझ जाते हैं क्योंकि दे अंडरस्टूड सेक्रीफाइस, अमेरिकन इसे पूरी तरह से नहीं समझते थे लेकिन भारतीय इसे समझते थे क्योंकि वो त्याग को समझते थे। हमारे भारतीयों ने त्याग किया है सर, हमारा भारत 2 वर्षों तक गुलाम रहा है, याद रखिए 200 वर्षों तक सर, 2 जीरो में खत्म हो गया अब आ गए, ठीक है, 200 वर्षों तक, कितना वर्षों तक, 200 वर्षों तक, याद रखिए। चलिए सबसे लास्ट पर अगर आप ध्यान दीजिए, मैसेज अबाउट आइडियलिज्म, आदर्शवाद के बारे में क्या संदेश देती है, ध्यान दीजिएगा। आदर्शवाद के यानी आइडियलिज्म के बारे में क्या संदेश देती है पर्लेस बुक, ध्यान दीजिएगा, मनु कुमार। हाँ देखिए, शी चूज मिशनरीज इन हर नोवेल टू शो डेडिकेशन एंड सेक्रीफाइस, उन्होंने अपने उपन्यास में समर्पण और त्याग दिखाने के लिए मिशनरियों को चुना, यानी अपने धार्मिक लोगों को चुना, त्याग और किसी को दिखाने के लिए, समर्पण को दिखाने के लिए। मिशनरीज प्रीच ब्रदरहुड बट डू नॉट फुली लिव इट, देखिए मिशनरी जो भाईचारा, मिशनरी जो होते हैं ना भाईचारे का उपदेश तो देते हैं लेकिन उसे पूरी तरह से जीते नहीं है, ये बात सही है सर। देखिएगा सर, तो जितने भी भाईचारे का उपदेश देते थे लेकिन उसे पूरी तरह से जीते नहीं थे जो भी मिशनरी थे। इंडियंस अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्रीफाइस एंड पेइंग द फुल प्राइस फॉर एन आइडियल, सुनिएगा ध्यान से, भारतीय त्याग और आदर्श के लिए पूरी कीमत चुकाने के सही अर्थ को समझते थे वाकई में सर, क्योंकि हमने त्याग किया है, हमने समर्पण किया है तो हम ही उस चीज के अर्थ को समझ सकते हैं। सबसे लास्ट लाइन है, द ऑथर एडमायर्स इंडिया फॉर इट्स कैपेसिटी फॉर आइडियलिज्म, अर्थात लेखिका आदर्शवाद की क्षमता के लिए भारत की प्रशंसा करती है कि वाकई में अगर कहीं आदर्शवाद आपको देखने को मिलेगा, भाईचारा देखने को मिलेगा, एक बेहतर समाज देखने को मिलेगा, तो कौन सा जगह है सर, अपना भारत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। चलिए तो यहीं पर आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे देखिए सर, इसका छोटा सा समरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, उसके बाद ज्यादा नहीं, इतना सारा क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक और सर क्वेश्चन सर है, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अरे भाई आपके पाठ में है, देखेंगे अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो उसको हम डिलीट भी कर देंगे, ठीक है। चलिए तो आज का होमवर्क क्या है, ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा अबाउट द ऑथरेज जो भी पर्ल बुक के बारे में लिख लेना है और याद कर लेना है, और साथ ही साथ इधर रखिए, उसके बाद से पूरा एक बार ये पॉइंट वाइज समरी पढ़कर थोड़ा पाठ आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ लेना है, देख लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल यहीं पर इसी क्लास में होमवर्क के साथ, हिंदी भी शामिल है। तब तक के लिए जय हिंद।